ओम सभी को सादर नमस्ते। दिसंबर 2025 में इस बार जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में योग विषय से कणाद एकेडमी की तरफ से 3 बच्चों का जेआरएफ हुआ था और लगभग 15 से अधिक बच्चों का नेट हुआ था। तो जेआरएफ होने के बाद में हम ये प्रयास करते हैं कि उन सब के अनुभव, उन सब की स्ट्रेटेजी आप सबके सामने प्रस्तुत करें, जिससे आप लोगों को भी पता लगे कि किस किस तरह से तैयारी की जा रही है, या आपके कुछ डाउट्स है वे डाउट्स क्लियर हो पाएँ, जिससे तैयारी और बढ़िया हो पाए। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ में सौरभ जी उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम इनको जेआरएफ उत्तीर्ण करने की बधाई देते हैं सबकी तरफ से, कणाद एकेडमी परिवार की तरफ से भी। तो पहले हम इनसे परिचय जानना चाहेंगे कि आपकी जो स्टडी है पहले की, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, योग के फील्ड में फिर किस तरह से आए, और उसके बाद फिर हम दोनों पेपर की तैयारी अलग से जानेंगे। तो सौरभ जी, आप अपने पर परिचय बताइए। हरिओम एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ। मेरा योग विषय में बीएससी और मास्टर्स श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय से हुआ है और अभी मैं करेंटली हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश का शोधार्थी हूँ और मेरी जो आगे की पीएचडी है वो वहीं से चल रही है। मैंने गुरुजी का नाम अपने कुछ सीनियर्स थे उनसे सुना था कि जो नेट जेआरएफ की तैयारी है सर करवाते हैं। इससे पहले मैंने जब मास्टर्स में एंट्रेंस किया ही था, जब मैंने उसमें कदम रखा था, तो मैं इसकी तैयारी तो नहीं करी थी, पर जितनी नॉलेज थी उस हिसाब से मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे, अटैम्प्ट किए थे। तो मैं लगभग 3 अटैम्प्ट दे चुका था अपने फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 3rd सेमेस्टर तक। पर फाइनल सेमेस्टर में मैंने अपने आप को सोचा कि मुझको तैयारी करनी चाहिए, मुझको एक अच्छी डायरेक्शन की ज़रूरत है। और हमारी सीनियर थी पूजा मैम, स्वाति मैम, उन लोगों ने हमको गाइड किया कि अगर आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप हरीश सर के पास जा सकते हैं कणाद इंस्टीट्यूट में, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में बताएंगे। ऊपर से मन में ये भी थी कुछ जिज्ञासाएं कि जिस विषय को मैं जानना चाहता हूँ मुझे उसके बारे में अच्छे से पता रहे, हर एक विषय के बारे में। क्योंकि जब मेरा 3rd अटेम्प्ट में नेट हो चुका था, आई थिंक 168 नंबर के आसपास से, तो मुझे एक अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं था कि मेरे जैसे सर्टिफिकेट में लिखा था यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, बट मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि वो जो लिखा हुआ है मैं उसके अभी शायद काबिल नहीं हूँ, मेरी जो नॉलेज नहीं है मुझे। हाँ, मुझे वो नॉलेज नहीं है। तो मैंने फिर सोचा कि मुझे कोचिंग चाहिए ताकि मैं अपनी उस नॉलेज को और इन्हेंस कर सकूं और योग का जो एक एक्चुअल परिप्रेक्ष्य मैं उसको जान सकूं। फिर हम लोगों ने सर की क्लासेस ज्वाइन करी, हमने पहली क्लास ली और पहली क्लास से ही हमको ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ से हमको वो जो योग के बारे में एक सैद्धांतिक नॉलेज है वो हमको सर से मिलेगी। तो फिर हमने सर के साथ जून 2024 के लिए तैयारी करी थी और उस टाइम पे मैंने बैच ज्वाइन किया था, पूरे 6 महीने दी। और उस टाइम पे मेरा एक क्वेश्चन से आई थिंक 208 मेरे आए थे, 210 की कट ऑफ थी, तो मेरा उससे जेआरएफ रुका था। एक क्वेश्चन से आपका जेआरएफ रुका था फर्स्ट, मतलब जो अटेम्प्ट यहाँ आपने दिया। हाँ जी। तो उस टाइम पे पहला तो बल्कि वो हुआ था, वो कैंसिल हुआ था पेपर, जो ऑफलाइन किया था। उसमें भी नंबर ऊपर ही थे, मतलब 200 शायद वो कैंसिल नहीं होता तो हो ही जाता। हाँ, मे भी शायद हो जाता क्योंकि उस टाइम पढ़ाई ऐसी थी। उसके बाद जब वो ब्रेक होके फिर 2 महीने के अंदर दोबारा हुआ तो थोड़ा फ्लो भी टूटा, पर हमने फिर से कोशिश करी और हो सकता है वो फ्लो ना टूटता तो शायद हो जाता, पर कुछ कमियां रही होंगी हमारी पढ़ाई में भी जो हम उस टाइम पे नहीं कर पाए, और अभी जाके वो इम्प्रूव हो गई और इस समय पे हमारा जेआरएफ निकल। तो वो जर्नी काफी लंबी रही कि जैसे 3 अटेम्प्ट तो आपने सेल्फ ही दिए, फिर कणाद से जुड़ने के बाद में आपने, क्योंकि आप शायद 2024 में आप जुड़े थे, फिर 24, 25, 26, तो ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका और बीच के अटेम्प्ट में क्यों सफलता नहीं मिल पाई, क्या आपको ऐसा लगता है? जी, जैसा कि मैंने 2024 वाले बैच में जून के लिए मैंने अपने आप को यहाँ पे एनरोल किया था, तो मैंने जब उसमें पढ़ा तो मुझको बहुत डेफ नॉलेज हुई थी और सर के साथ चीज़ों का अनुभव भी बहुत अच्छा रहा। सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं, चीज़ें बताते हैं, तो हम लोग को चीज़ें समझ भी आ रही थी। तो पहले तो ऐसा रहा कि हम लोग का रिवीजन अच्छे लेवल पे हो पा रहा था, फिर शायद कुछ ना कुछ ऐसा मेंटली कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे डिस्टर्बेंस रही अपने ही व्यक्तिगत रूप से कि जिन चीज़ों को हम कोप अप नहीं कर पाए, परंतु हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और हम बहुत उसके नज़दीक थे। तो एक मन में ये तो था कि जो मेरा पहले का कट ऑफ था 160 जो मैंने अचीव किया था, और अभी जो 200 मतलब एक क्वेश्चन से बस जा रहा हूँ कि मैं इतना पास हूँ, मतलब मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है और सर ने जो हमें पढ़ाया उसका बहुत मतलब अच्छा ज्ञान हमको हो गया है, बस शायद हम एक ही तो कदम दूर हैं। तो मुझे लगता है कि मुझको दोबारा से कोशिश करनी चाहिए। फिर दोबारा कोशिश में भी यही हुआ कि हमने अच्छे से कोशिश करी, परंतु किसी कारणवश घर में सेम कुछ ना कुछ व्यक्तिगत दिक्कत थी, जैसे कि भाई की शादी थी, तो उस टाइम पे हम बस उसी काम में लगे रहे, हम रिवीजन करते रहे,
बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ पाया, परंतु रिवीजन की वजह से फिर मेरा जो स्कोर था वो 204 पे स्टक हो गया। जी तो उन 2 अटेम्प्ट तक मुझे ये तो समझ में आ चुका था कि जो मेरा लेवल है वो 200 क्वेश्चन वाला तो सस्टेन हो चुका है। जी मेरा जो नॉलेज है एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से, वैसे जी, तो जी, नहीं बोलूंगा, पर एग्जाम जी, के परिप्रेक्ष्य से जो नॉलेज है वो 200 के लेवल पर अटक गई थी। फिर मैंने सोचा कि थर्ड अटेम्प्ट हमको करना चाहिए, फिर मैं उन्हें अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर किया। इन सब के बीच में ऐसा होता था कि बीच बीच में ब्रेक आता था थोड़े थोड़े समय का, कि हाँ 1-1.5 महीना हमने शायद तैयारी नहीं करी, पर एक मन में जिज्ञासा तो थी कि ये जेआरएफ कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं जिसको हम अचीव नहीं कर सकते, जी, है तो एग्जाम ही, पढ़े जी, तो हो सकता है। जी, तो इसी के चक्कर में फिर हमने थर्ड दिया, फिर वो लास्ट से तो बड़ा स्कोर, पर वो 208 पे स्टक हो गया था फिर अगेन। तो अब जब मेरा था, ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था आफ्टर Academy join कोचिंग, करने हाँ से, जी। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद। और इस बार मैंने बस अपने अंदर ये ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करी कि जो मैं अभी तक गलतियां कर चुका था, जी क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम भी सर से मिला था तो सर ने मुझे मौका दिया था बोलने का, तो मैंने बच्चों को ये कहा था कि मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि कैसी कैसी गलतियाँ होती हैं। तो मैंने बच्चों को ये बताया था कि मेरे से ये गलतियाँ हुई हैं, तो जी। मेरे दिमाग में रही कि मैंने PYQ एनालाइज नहीं किया है सही से, या मेरे जो नोट्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, या अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा हूँ। जी। तो मैंने इन कमियों को ध्यान रखते हुए इस बार पूरे पेपर की तैयारी करी, जो थोड़ा हार्ड पार्ट था, क्योंकि आसान पार्ट तो काफ़ी हद तक हो चुका था, जी और फिर वही बार बार रिपीट होता है तो हमको लगता है कि यार हार्ड पार्ट के लिए अब जगह नहीं बची, फिर हम उसको छोड़ देते हैं। जी पर मैंने इस बार क्या किया कि जो चीज़ें मेरी रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं वो तो है ही हैं, जी परंतु जो हार्ड मुझको लगता है, जैसे हर ग्रंथ मुझे हार्ड लगते थे या नॉट, मैंने उसको स्टार्टिंग से करना स्टार्ट करा था 3 महीने जी। पहले से। जी तो फाइनल एग्जाम के टाइम तक मैं उसको कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन कर चुका था जी already। मतलब जो आपकी पहले की कमजोरियां रही थी हाँ, उस बार मैंने उन आपने वो सबको दूर की सुधारने की कोशिश दूर करी। की। तो इस बार जब मैं एग्जाम में बैठा हुआ था तो मुझको हर क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि वही है जो मैंने पढ़ा हुआ है। जी हर एक क्वेश्चन देख के यही अनुभव हो रहा था कि हाँ ये मतलब मैं डील कर सकता हूँ, और जी। सब कुछ उसी में से ही पढ़ा। जी एक जैसे आपका ये पूरा शुरू से लेकर अब तक का अटेम्प्ट देखे शायद 7th या 8th जी अटेम्प्ट आपका बनता है, और काफ़ी सारे विद्यार्थी जो एकेडमी से जुड़े भी रहे हैं, जी किन्हीं का तो है ठीक है एक पहली बार में जेआरएफ हुआ, किसी का दूसरी बार में, आप हैं आपका कई बार में हुआ, कुछ और विद्यार्थी भी रहे हैं, लेकिन ऐसे विद्यार्थी भी रहे हैं कि जो 2-3 अटेम्प्ट के बाद में छोड़ देते हैं, और उनमें कुछ विद्यार्थी तो ऐसे भी शायद रहे होंगे, वो अब सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं कि जो नज़दीक थे जी और फिर भी उन्होंने कि हाँ बस एक अटेम्प्ट कर लिया या 2, कुछ ना कुछ एक जजमेंट ऐसा मन में ला के उन्होंने छोड़ दिया। तो मुझे थोड़ा सा उसमें अच्छा नहीं लगता है कि इतनी मेहनत करके हम नज़दीक आए, अब हम सोचते हैं कि इसके स्विच करके आगे हम जा रहे हैं, जबकि हम और प्रयास करते तो उसमें सफलता जी पा सकते हैं। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं मेंटली कोई अप्रोच ऐसी होगी जो उनको उससे स्किप करके कहीं दूसरे तरफ लेके जा रही है। तो क्या ऐसी अप्रोच आपके मन में भी आई, और यदि आई तो आपने कैसे दूर किया, या फिर क्या आप ऐसी सलाह देना चाहते हैं? मुझे बुरा लगता है उन विद्यार्थी के जी बारे जी जी में कि जो ऐसा कर देते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद वो मेहनत बेकार कर रहे हैं, जी जी जबकि वो थोड़ा सा और हम रिफाइन करें, अपनी हाँ कमियों जी को सर। दूर करें, उतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम 80% 90% तो कर चुके हैं। हाँ जी हमें तो बस रिफाइन करना ना, पूरे नए सिरे से तैयारी तो नहीं करनी। जी। तो इस मेंटल फेज को क्या आपने महसूस किया और कैसे डील किया आपने? सर मतलब जब पहला वाला ही मेरा जो 208 पे रुका था, तो वो जो बोलते हैं एक ब्रेकडाउन जो फील होता है, मैं अगर सच बोलूँ तो हाँ मुझे वहाँ पे फील हुआ था कि मैं शायद काबिल था और मैं एक क्वेश्चन की वजह से अचीव नहीं कर पाया। तो सच में जिसको बोलते सर शिवरिंग होना कि रिजल्ट आया, और मैंने मेरे जो मित्र थे सचिन जी, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि एक क्वेश्चन से रह गया शायद, तो मेरे को सच में वो जो कंपन होती है पैरों में, जिसको अंग में जैद तो बोलते हैं, तो सर मुझको महसूस हुआ उस टाइम पे। पर जो मेरे साथ वाले थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमेशा बोला, क्योंकि मेरे साथ जैसे बहुत सारे लोगों का हमेशा एक सहयोग रहा है, उन्होंने मुझे जिस तरीके से पढ़ते हुए देखा है या मुझे लोगों से बात करते हैं, उन्हें पता है कि ये अचीव कर सकता है, ये शायद क्यों नहीं कर पा रहा है, कुछ कमियां रह रही हैं, तो उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि नहीं तू बहुत पास है, तू कर सकता है। जी दूसरी चीज़ ये थी कि मेरी मानसिक चेतना भी मुझको यही बोलती रही कि यार ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको तू अचीव नहीं कर सकता, अगर तू यहाँ तक पहुँच सकता है तो कोई तुक्का नहीं है। जी क्योंकि अगर तुक्का होता तो शायद वो 168 से 170 होता, जी 180 होता, जी पर अगर वो 208 तक पहुंचा है जी तो मैं मानता हूँ कि मेरे ज्ञान का स्तर वहां तक पहुंच गया था। और अगर वहां से हम कट ऑफ तक की जर्नी देखें कि यदि अभी तक की जो सबसे हाईएस्ट गई थी 232 गई है, जिसके अगर 200 भी, मुझे लगता है 200 नंबर तक भी कोई बच्चा अगर पहुंच रहा है, 190 तक भी पहुंच रहा है, तो उसको एनालाइज करना चाहिए कि इसके बाद मेरे पे क्वेश्चन बचे कितने, शायद 20 क्वेश्चन, ठीक बात है। मेरे योग में कितने रह रहे हैं, अगर मैं 70% क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ तो उसके बाद भी मेरे पे इतना बड़ा एरिया है 30 क्वेश्चन का। जी क्योंकि मुझे लगता है कि शायद सर 90 तक तो कोई भी बंदा क्वेश्चन को टच कर सकता है, ऑल्दो मेरे खुद भी इस बार लगभग 83 से 84 क्वेश्चन सही हुए हैं, तो इसलिए भी मैं ये बात कह पा रहा हूँ कि अचीव करा जा सकता है, और उसमें भी सर कुछ कमियां नहीं है।
अभी तो योग में आपके 84 क्वेश्चन हाँ, ठीक रहे, 83 से 84 क्वेश्चन मेरे उसमें सही कुछ रहे क्वेश्चन ऐसे भी रहे होंगे जो जो और मुझे ठीक, आते थे कुछ और दो फिर चार भी शायद मैंने फिर भी गलत कहीं पे कर वो किया, वरना मुझे लगता है कि 87 88 क्वेश्चन तो जी, सर कहीं भी नहीं जी, गए थे जो सही जी, हो सकते थे। जी। जैसे हमने इस बार शायद लाइटली लिया कि कथन कारण वाला कि 2-3 बार से नहीं आ रहा हाँ, है तो नहीं तो आएगा एकदम शायद, से आ हाँ, गए, जी। तो वो भी शायद कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं था ठीक तो वहाँ बात पर है, भी फंसे। ठीक बात। पर इन सब में वो जो एक फेज आता है जैसे सर ने कहा कि हाँ एक डिमोरलाइज होने वाला या छोड़ने अपने का फेज साहस को आता है, तोड़ने छोड़ दो वाला, इसको। तो पर हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको बेसिकली यही ध्यान देना चाहिए कि हमने कितना अचीव कर लिया है, हमने मार्ग को कितना अचीव कर लिया और कितना रह गया। यदि आप इस दृष्टिकोण को बहुत आराम से देख पाते हो और एक अपने आप को टेक्निकल बैरियर में रखते हो कि अच्छा मेरे 200 या 190 नंबर में पहुंच पा रहा हूँ, क्वेश्चन का अब जो दायरा है वो खाली 20 से 25 का रह गया, तो मैं दोनों को किस तरीके से मैनेज करूँ। मेरे पेपर में जैसे मुझे हमेशा से दिखता रहा कि 25-26 मैक्सिमम मेरे 30 क्वेश्चन वैसे सही गए, इस बार तो 28 ही गए, पर मुझे पता था कि मैं शायद इसको बहुत लाइवली कर नहीं पा रहा हूँ या मैं इसको सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देख नहीं पा रहा हूँ जैसे हम योग को अनुभव कर पाते हैं। तो मैंने उसको क्या किया, मैंने क्राइटेरिया सेट कर लिया था कि मुझको कम से कम ये तो पता है कि मेरे 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे, ये तो मैंने सेट कर लिया है। तो मैं अपने आप को योग में कितना अचीव कर सकता हूँ। अगर मुझको JRF निकालना है तो मुझे लगभग 90 क्वेश्चन का टारगेट तो यहाँ पे टच करना पड़ेगा कि अगर मैं 30 और यहाँ पे 90 का देता हूँ तब जाके ये है कि हाँ मैं आराम से यहाँ पे 230-240 क्वेश्चन को या नंबर्स को अचीव कर सकता हूँ। तो मैंने अपने आप को टेक्निकली जहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सकते थे मैंने उन कारणों पे ज़्यादा ध्यान दिया। और हो सकता है जिन बच्चों का छूट पा रहा हो, सर मुझे लगता है कि योग विषय में है कि उनका सकता है कि हमें कमाना है या हमको थोड़ा सा फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस आ रहे हैं, तो वो उसी के लिए तो JRF है। मुझे ऐसा लगता है कि यार 5-6 महीने अगर रुक जाए। हाँ, ये कई जो फेज है ना, हाँ जी। जैसे किसी का हुआ कि एक ऐप कि 220 पे कट ऑफ गई JRF की, किसी के 218 210 बने, दूसरी बार दिया दूसरी भी बार इतने बने, तो उनके मन में आता है वो क्या जजमेंट कर लेते हैं, जैसे मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ कि हमारे भाग्य में नहीं है जी। तो बहुत जल्दी हमने भाग्य को जान लिया कि हमारे भाग्य में नहीं है और हम उसको सोचते हैं कि अब क्यों इस पे समय लगाए, हमें कहीं स्विच करना चाहिए। फिर किसी से बात की तो वो लग गया भी आपके भाग्य में होता तो मिल जाता, 2 बार तो कर लिया आपने, तो आपको स्विच करना चाहिए। तो हमें क्या पता कौन सी चीज़ भाग्य में कौन सी में नहीं है। हमें लगता है कि अगर वो चीज़ महत्वपूर्ण है, हानिकर नहीं है, तो हमें उसमें एफर्ट देना चाहिए। मतलब भाग्य का रोल होगा, पर जब तक हमने जाना नहीं तब तक मुझे लगता है कि भाग्य का कोई रोल, क्योंकि भाग्य का भी है ना, भाग्य जो बना है पुराना वो भी तो हमारे कर्मों से ही बना है जी। मान लो पहले के कर्म नहीं थे इतने प्रबल कि अभी तुरंत JRF हो जाता, लेकिन प्रेजेंट के कर्म उसमें एड ऑन होंगे तो भाग्य बढ़ जाएगा, भाग्य बढ़ेगा तो हो जाएगा। तो एक समझ ये भी मुझे लगता है कि छोड़ते हैं। फिर कुछ ऐसा रहता है कि किसी के 160-170 रह गए, कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, तो वो पेपर दिया तो उनको लगता है कि भाई मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, तो वो भी मुझे लगता है जल्दी जजमेंट कर रहे हैं। लायक नहीं है कि तो कितना एफर्ट दिया आपने, क्या आपने पूरी मेहनत की जो तरीके से टेक्निकली की जाती है। अगर आपने वैसी मेहनत नहीं की तो आपका जजमेंट ठीक नहीं है, तो वो भी उससे स्किप हो जाते हैं। और फिर वो जो फाइनेंशियल वाला आप जो कह रहे थे उसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ। फाइनेंशियल है, जॉब करनी पड़ रही है, फिर है, तो अगर हम पूरे डेडिकेटेड हैं कि हम समर्पित है कि हमें करना है, तो हम कुछ वहाँ से समझौता करना पड़ेगा कि हम टाइम निकालें, क्योंकि वो स्थायी तो नहीं है कि हम ये काम चलाओ काम कर रहे हैं और उसके करते करते जीवन निकल जाएगा। हमें अगर अपने फेज को अगर ऊपर करना है तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। वही से इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप अब उस 6 महीने के लिए अपने आप को रोक लेते हो या अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ एडजस्टमेंट ऐसी करें जिससे आप पढ़ाई के लिए समय दे पाए। जैसे हमें भी था सर, तो मैंने अपनी मॉर्निंग क्लास इन पूरे 4 अटेम्प्ट में कभी नहीं छोड़ी है। मैंने अपनी इवनिंग की क्लास को स्किप कर देता, मैंने किसी और को दे दिया, पर मैंने अपनी मॉर्निंग क्लासेस हमेशा ली है। तो मेरे को जो भी अर्निंग आती थी वो उससे आती थी, तो मुझे कहीं कुछ कोचिंग करनी या कुछ करना तो मैंने उसको हमेशा रखा कि अब मैं उठ सकता हूँ ना 6 बजे, 6 से 7 में एक बैच ले लेता हूँ ऑनलाइन, उससे जो पैसा आएगा मैं उससे अपनी नीड्स पूरी कर लूंगा। और इतनी कितनी नीड्स है, ऐसा भी क्या खाना है, जो भोजन भूख मिटाने के लिए फिजिकल जो वास्तव में नीड्स है, घर में रह रहे हैं, घर वाले पढ़ाई करवा रहे हैं, सब चीज तो करवा रहे हैं, तो मेरी क्या नीड है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भौतिक जगत को बहुत ज्यादा चाह रहा हूँ कि नहीं मुझे कल ही कार में घूमना है, तो हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे एक बहुत अच्छी जॉब की शायद नीड है, परंतु मुझको ऐसा लगा कि अगर मैं ये 6 महीने रुक जाता हूँ, मुझे हर 6 महीने लगा कि मैं 6 महीने रुक जाता हूँ तो जो मैं चाहता हूँ वो JRF से भी हो सकता है। सही बात, और बेटर हो सकता है, वही तो अमाउंट आना है। मैं उसको जो 40 है, ऐसा तो है नहीं कि सर अगर 40 के आसपास आपको JRF का वो मिलेगा,
ऐसा नहीं कि आप जिससे जॉब करने जाओगे तो सीधा कोई 40 का पैकेज दे सही देगा। बात। हो सकता है आप छोटे काम से स्टार्ट करो, कहीं पे 10 मिले, कहीं पे 15 मिले, आप कुछ पर्सनल क्लासेस ले रहे हो योग से रिलेटेड, जी। तो आपको यही अमाउंट मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा तो 30-35, चलो 40 भी मिल जाता है। पर फिर इतना काम 2-3 साल करने के बाद फिर क्या, वो ठीक आपकी है। जो एक ग्रोथ है, मुझे लगता है कि वो नहीं हो पाएगी। आप उस काम के विषय में तो सीख जाओगे, बिल्कुल। पर उस काम के दायरे में ही सीख पाओगे। बस मैं इसलिए संकेत करना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति ना कई बार डिसीजन नहीं ले पाता। हाँ जी। वो इन्हीं चीज़ों में फंसा रहता है और वो फिर ये कहता कि भाई मेरे तो समय नहीं मिल पा रहा जी, है, जी। मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो वहां पर उसको एक बार रिस्क लेके नहीं, ट्राई सर जरूर बिल्कुल करना करना चाहिए। चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि हमने रिस्क लेके आगे ट्राई नहीं किया और हमारा भाग्य पूरा ऐसे ही चलता रहे। जी हम सर। एफर्ट डालेंगे तभी तो आगे कुछ ट्राई हाँ होगा। जी। तो ये चीजें तो वो हुई कि जो बहुत लोग फेस करते हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं सौरभ जी से पेपर के संदर्भ में, जो आप जानना चाहते हैं कि इनका JRF हुआ है और वो भी एक लंबे अनुभव के बाद में। तो पहला एक बार हुआ था इनके साथ इंटरव्यू, तो क्या नहीं करना चाहिए उस बातें रखी थी। तो अब दोबारा से हम बातों को कंसाइज करके हम प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि आपकी तैयारी योग के बारे में हम बात करें, योग के बारे में आपकी पर्सनल स्ट्रेटेजी क्या रही, जी। कैसे आपने तैयारी की उसकी? बेसिकली सर मैंने जो किया है इस पूरे 3.5-4 महीने के अपने साइकिल में, मैं रोज़ सुबह उठ के एक तो अपने आप को एक अच्छी साधना में रखता था। मतलब मैं अपने दिन की शुरुआत ही ऐसे करता था कि मैं अच्छे विचारों में रहूँ, ताकि मेरा दिन उसी तरीके से ही जाए। चाहे मैं उसके लिए कोई मोटिवेशनल वीडियो देखूँ या कुछ भी ऐसा, या मैं अगर किसी चीज़ का अध्ययन भी करता हूँ, चाहे वो योग शास्त्र से रिलेटेड कोई बात हो या कोई भगवद गीता का श्लोक हो या कोई भी चीज़ हो, तो मैंने अपने आप को बहुत लंबे समय तक उसी पर्सपेक्टिव में रखा। फिर उसके साथ साथ मैंने क्या किया कि मैंने कुछ जो भी अध्यात्म मुझे लगते थे चीज़ें, मैंने उनको भी अपने साथ रखा। जैसे अगर ईश्वर की भक्ति है, मैंने उसको रखा। परंतु जो पढ़ने की जरूरत है कि मैंने सुबह उठ के पढ़ाई तो करी ही करी। मैं उसमें कुछ बच्चों को पढ़ाता भी था कि जहाँ से मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने सब देखा है कि पढ़ाने के साथ आपको हर बच्चे के स्तर पे जाके पढ़ाना पड़ता है जी। तो वहाँ से मेरे जो कॉन्सेप्ट फंस रहे थे वो थोड़े से और क्लियर हो गए, और उनकी वजह से मुझे समय भी मिल गया उन चीज़ों को और गहराई से देखने का। फिर मैं अपना जो भी कॉलेज का मेरा क्राइटेरिया रहता था कि जब अपना क्लासेस वगैरह अटेंड करी, शाम को आके मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मुझे पेपर 1 देखना है तो देखना ही है। तो मैं उसकी एक वीडियोस कंप्लीट करूंगा या उसके लेक्चर्स कंप्लीट करूंगा, वरना उसका PYQ एनालाइज तो करूंगा कि PYQ एनालाइज करके क्या क्या चीज़ें पूछी जा चुकी है, कि मुझे इतना करना है कि इसका जो DI है मैं उसको कम से कम समय में सॉल्व कर सकूँ, और जिसके अंदर बाकी चीज़ पूछी गई है मुझको एटलीस्ट इतनी तो नज़र पड़ जाए कि जब ये क्वेश्चन मेरे सामने दोबारा आए तो मुझे पता रहे कि ऑप्शन क्या है। अगर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है थ्योरेटिकल पार्ट को लेकर तब तो वेल एंड गुड है, परंतु उन क्वेश्चंस को मुझे इतना एनालाइज करने के अगर इसके 4 ऑप्शन तो 4 ऑप्शन किस किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, मैं उन डायरेक्शन को देखने की कोशिश करी। योग के विषय में जब मैंने पढ़ा तो मैंने बच्चों को ही पढ़ाया उसमें भी, पर बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मैंने अपनी ट्रिक्स जो भी मैं बनाता था किसी भी चीज़ की, तो मैंने उनको और डेवलप करने की कोशिश करी। साथ साथ जैसे अब बुक्स का पार्ट बहुत ज़्यादा होने लग गया कि वो बिल्कुल श्लोक के साथ ही पूछते हैं, तो मैंने एक साइड से बुक को भी ध्यान में रखा कि यदि कोई चीज़ बिल्कुल श्लोक के साथ है तो मुझे देख लेना चाहिए 2-3 नजर से कि ये कैसा है, और जो हम ट्रिक्स याद कर रहे हैं क्या वो वैसा बन पा रहा है। क्योंकि जो मैं मेहनत यहाँ ट्रिक में करूंगा अगर उसमें हल्का भी कोई सीक्वेंस ऊपर नीचे है तो मुझे लगता है कि शायद कुछ त्रुटि हो जाएगी, और मेहनत उतनी ही करनी है। तो मैं बुक के साथ देख के उनको पूरा कंसीज कर लेता था। साथ में कि पेपर में जो मेरी गलतियां हो रही थी कि मैं पेपर को शायद थोड़ा जल्दीबाजी में पढ़ ले रहा था, या मैं कहीं कहीं पे ऐसा होता कि बहुत जल्दी ऑप्शन को टच कर रहा था, तो मैंने इस बार उसको बहुत कामली किया। जैसा सर ने बहुत बार बोला है कि एग्जाम से एक दिन पहले रेस्ट करना, तो मैं आज से पहले सर कभी नहीं करता था, तो मैंने इस बार एक दिन पहले रेस्ट ही किया। उससे पहले जो जैसे त्राटक वगैरह जो क्रियाएं थी मैंने वो भी करी कि मैं अपने माइंड को और शांत कर पाऊँ, जो मेरी ब्रेन वेव्स है उनको और कंट्रोल कर पाऊँ, मेरा विजुअलाइजेशन और बढ़ पाए। कि जब मैं एग्जाम में बैठा तो मुझे दिख रहा था कि मेरी किस कॉपी की किस पन्ने से क्या चीज़ आ रखी है और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसमें क्या क्या चीज़ है। ये मैंने यहाँ पढ़ी है, पढ़ी नहीं तो सुनी तो है ही है, या तो सर के मुख से सुनी है या कभी किसी बच्चे को पढ़ाते हुए सुनी है। और पढ़ाते पढ़ाते रिपीट करते करते जब भी मैं अगर किसी बच्चे को मैं समझा रहा हूँ उस विषय के बारे में, तो इतने अनुभव के बाद मुझे ये भी पता चलता है कि ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उनको बताते पहले ही वो पॉइंट ट्रिगर हो जाता था कि ये वाला आप ध्यान से देखिए, ये वाला पूछा गया है, ये वाला देखिए पूछा गया है, तो मेरे वो कॉन्सेप्ट वहां से भी क्लियर जाते थे। तो मुझे दिख जाता है कि मेरा कौन सा एरिया ऐसा है जो अनटच्ड है, और ये भी पता चलता है कि ऐसा कौन सा है जो एंटी से भी अनटच्ड है, तो उन पे भी अच्छे से फोकस हो पाता था, और जो पूछा गया उनका और बेहतर रिविजन हो पाता था। तो जैसे उस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ, बच्चे आपने जब स्टार्टिंग में तैयारी शुरू की जी, तो आपके पास भी बहुत सारे अननोन फेज रहते हैं, परेशानियां रहती हैं, थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है, किसी विद्यार्थी के अलग है, किसी की अलग है, खासकर पढ़ाई के संदर्भ में कह रहा हूँ, अपनी पर्सनल वाली बातों की नहीं। तो वो क्या क्या परेशानियां थी और कैसे दूर किया? क्योंकि बहुत लोग फ्रेशर्स होते हैं, तैयारी करते हैं, तो एक फ्रेशर की दृष्टि से
कि ये परेशानियां आएगी आपके पास और आपको इन परेशानियों को इस तरह से डील कर सकते हैं। जी। मुझे लगता है कि जो कुछ 3-4 परेशानियाँ तो यही हैं। पहला तो ये कि रिवीजन का समय ना मिल पाना। बच्चों को लगता है कि हमें रिवीजन का समय नहीं मिल पा रहा है या हम रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका पहली चीज़ तो वो सॉल्यूशन भी सर दे चुके हैं पहले से कि जो चीज़ जिस चीज़ का काम है उसको उसी दिन निपटा दीजिए। क्योंकि रिवीजन के बाद उस चीज़ को दोबारा याद करना बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए हो जाता है कि आप बहुत जल्दी याद कर सकते हो। अभी जो हम योग दर्शन 1 महीने में कंप्लीट करते हैं वो रिवीजन के बाद सर सच में ही, जैसे सर हमको हमेशा बोलते हैं क्लास में कि मैं ऐसे एक बार देखता हूँ तो 2 से 3 मिनट मुझे लगते हैं याद। हमको लगता है सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि 2-3 मिनट में, पर हमको समझ में आता है कि उतनी बार बार पुनरावृत्ति करने के बाद उस चीज के अभ्यास में वो विजुअल सेट होता है कि यहाँ पे इतने 4-5 सूत्र है हेतु अनुपाय के हैं, उसके बाद यहाँ पे विजिटर के बारे में है, यहाँ पे ईश्वर का प्रकरण है, मतलब हम प्रॉपर सूत्र भी नहीं बोलते लेकिन वो आता है, दिखता है कि यार ये आया। वही आपको शास्त्रों के साथ भी होता है, जैसे हमारे ये वाले हठ ग्रंथ के जो शास्त्र हैं उनमें आपको दिखता है कि यहाँ हठ पद्धति ये ऐसे करके पहले चैप्टर तक ये बताया गया, उसके बाद आपको ये बता दिया है, फिर उसके बाद आपको पथ्य बता देंगे, उसके बाद आपको प्राणायाम, तो आपको हर चीज दिखने लग जाती है। तो बेसिकली बच्चे के साथ एक तो ये दिक्कत होती है कि रिवीजन ना कर पाना। सेकंड चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने अपने दिन का टास्क लिया है, यदि आपको एग्जाम निकालना है तो आपको आपका टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बात हमेशा क्वालिटी स्टडी की ही रहती है, क्वांटिटी नहीं मैटर करती है। जब आपको जेआरएफ निकालना है तो आपको क्वालिटी ही मेंटेन करनी है। अगर आपको लगता है कि आपकी क्वालिटी 4 घंटे में बन रही है तो उस 4 घंटे को आपको बिल्कुल प्रोडक्टिवली यूज करना है। किसी को लगता है 1 घंटे की बन रही है वो 1 घंटे की यूज करे, किसी को लगता है कि वो 6 घंटे की, तो वो अपने आप को बना के रखे 6 घंटे तो मुझे पढ़ना है। परंतु आपके सुबह से रात्रि तक के समय में आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने पढ़ा है, मैंने कुछ किया है, और मैंने जो मुझे नहीं आता था या जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, जो मेरे बीच में दिक्कतें आ रही थी किसी को याद करने में, उसमें मैंने काम किया। क्योंकि कुछ पार्ट हमेशा ऐसा रहता ही है हर दिन में जो आपको पहले से आता है। ठीक बात है। कुछ चीज़ ऐसी होती है थोड़ी हार्ड होती है, तो उन हार्ड को मैंने कितने अच्छे से डील किया। तो मुझे लगता है कि ये भी बच्चे को ध्यान देना चाहिए। तीसरी हो सकती है लैंग्वेज बैरियर। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं तो उनको इंग्लिश में बहुत दिक्कत, जैसे हमारे साथ भी होता है कि हमें स्विच बहुत करना पड़ता है क्वेश्चन। तो मैं बोलूँगा कि आप पेपर 1 के तो मोस्टली इंग्लिश को ही प्रायोरिटी दीजिए। पर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है, जैसे मेरे साथ भी यही हुआ है कि मैं हिंदी में पढ़ता था, फिर कुछ चीज़ नहीं समझ तो इंग्लिश में मुझे स्विच करनी पड़ रही, वरना कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट हिंदी के अप्रोच से भी समझ में आ जाएंगे। पर यदि आप उसको इंग्लिश से करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रिसाइजली वो शायद सही हो जाए, क्योंकि शायद एनटी वाले जो खासकर टेक्निकल वर्ड है, सेंटेंस फॉर्मेशन तो सिंपल हिंदी इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता, पर हिंदी में सर वो शायद मेरे ख्याल से डायरेक्ट ट्रांसलेशन करते हैं तो उस वजह से वो शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसा हमने पढ़ा होता है वो वैसा वहाँ पे नहीं आ पाता। पर इंग्लिश के वर्ड जो जैसे इंग्लिश में जो सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन हम फ्लो में पढ़ रहे थे, एक मीनिंग बन रहा है, हिंदी में उतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते सेंटेंस को, तो इसलिए बच्चे को मुझे लगता है कि थोड़ा कंफ्यूज जाती है। तो वो अगर उस स्टडी को उस तरीके से ही देखे लैंग्वेज में, और योग का विषय तो सर हिंदी में ही मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर हो सकता है, जो भी हिंदी में उसको पढ़ते हैं। और अगर आपको लगता है भगवद गीता के श्लोक, तो आप श्लोक को भी याद कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो पूरे उसमें अगर यदि आप पीवाई को एनालाइज करेंगे तो आपको पता है कि पूरा एरिया उतने के अंदर ही घूमता है। बहुत ही ऐसा रेयर चांस होगा कि एक आधे श्लोक ऊपर नीचे कहीं पे जाते हो किसी अध्याय में, पर जो उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं आपको प्रीवियस ईयर में या जो आपको उन्होंने क्वेश्चन दिए थे उनके अंदर से ही घूमेगा। तो यदि आप उन एरिया को सिलेक्ट कर लेते हो, अगर आप उनके भी श्लोक याद कर लो, तो मुझे लगता है कि आपका बहुत बड़ा समाधान वहाँ से भी हो सकता है। तो वही अब दिक्कत है कि जो ज़्यादातर विद्यार्थी बताते हैं कि तो याद नहीं होता जी, तो याद करने की आपकी क्या स्ट्रेटेजी है अपनी और क्या सुझाव देंगे जी? और उसके बाद में फिर उसका रिवीजन तो ठीक है करना चाहिए जी, लेकिन नहीं कर पाते जी। नहीं करने के कारण जैसे कोई बोर हो जाता है, कोई का टाइम ऐसा है कि टाइम निकल ही नहीं पाता, नया नया विषय हो जा रहा है तो पुराने के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा है। तो आप पहले तो याद करने की क्या तरीके हो सकते हैं जी, जो आपको ठीक लगे हो या आपने अप्लाई की हो, और फिर उसको फिर रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? याद करने के लिए तो जैसा कि है कि आपको कुछ जगहों पे आपको ट्रिक्स बनानी पड़ेगी, कुछ जगहों पे श्लोक ही याद हो जाएंगे। जैसे मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ योग दर्शन याद नहीं किया जा सकता, 1 लाइनर हैं, तो यदि आप उनको कंटिन्यूसली बोलते हो तो एक दिन में अपने टारगेट रख लो कि 4 से 5, ज़्यादा नहीं करना है। एक साथ आप ज़्यादा काम करने की कोशिश करोगे तो जो कम है वो भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो छोटे छोटे गोल से बड़े की ओर बढ़ना है। तो ऐसा रख लो कि अपने दिन में एक मैं श्लोक याद करूंगा, कि अगर आपको लगता है आत्मा का श्लोक है, मैं आत्मा का कर लेता हूँ याद, कि अगर वो बोल रहा है कि वासान से जीर्णानि, अगर याला बोल रहा है तो मैं इसको याद कर लेता हूँ और उनको याद करता हूँ। अब ये तो हो गया याद करने का बात। अब इसमें आपको लगता है लिख के, जैसे मेरे को आदत है लिखने की,
तो जब मैं लिखता हूँ सर तो मुझे मात्रा तक भी याद आती है कि यहाँ पे बीच में कोई ऐसा वर्ड था ऐसा कि लगा था। जीर्णानी, कुछ ऐसा सब दिखता है कोई वर्ड, ठीक बात। तो मुझे ऐसा भी दिखता था। फिर मेरी ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था ज़्यादा। कि मैं उसी को ही देख रहा हूँ, उसी को मुंह से बोल रहा हूँ, उसी को लिख भी रहा हूँ, मेरी पेंसिल भी उसी को टच कर रही है, तो मेरे लिए ज़्यादा अनुभव वाला तो रहता था। संस्कार थोड़े गहरे बनते हाँ, थे। बाकी कुछ लोग को होता है कि वो देख के याद कर पाता है, कुछ लोग होता है कि सुन के। तो मुझे लगता है कि आपको अपने लिए यही चुनना है, सबसे पहले यही डिसाइड करना है कि मुझे याद होता कैसे है। क्योंकि यदि आपने एग्जाम में 150, 130, 140, 190, 200 जो भी याद क्वेश्चन अचीव किए हैं, आंसर अचीव किए हैं, उसमें हमने कुछ तो याद किया होगा ना, ठीक तो बात। याद हुआ कैसे, उस याद को आपको ध्यान रखना है कि मैंने कैसे किया, और उस चीज़ की आपको पुनरावृत्ति बढ़ानी है, उस चीज़ का जैसे अभ्यास और आपको चीज़ों और को गूढ़ भी कर करना है। सकते हैं, बिल्कुल। बात रही रिवीजन की, तो अब आप रिवीजन के लिए टाइम ढूंढोगे तो मुझे लगता है कि नहीं मिलेगा। तो जब टाइम है तब रिवीजन करो। अगर हम खाना बनाते थे तो खाने में जैसे दोस्त बगल में खड़े होंगे तो हम उनको बोलेंगे ये चीज़ सुनाओ, जब तक रोटी बन रही तब तक एक पाठ खत्म हो जाएगा, एक दर्शन खत्म हो जाएगा, एक उपनिषद खत्म हो जाएगा। खाना खाते हुए तो नहीं बोलेंगे, ऑब्वियसली बात है। उसके अलावा कभी लेटने भी लगे ना, ऐसा लग रहा है कि आज हम शायद थोड़ा लेट हो गए या थोड़ा जल्दी भी लेट रहे हैं, तो अभी आंख बंद नहीं हो रही, तो बंद नहीं हो रही तो क्या करें, चलो फोन पूछ में चलाने लेते से हैं अच्छा है कि कुछ चलो आपस हाँ भाई ये बताना जरा, इसका ट्रिक बता दो जरा। तो अगल बगल में हम लोग को यही चलता रहता था। अब हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो अकेले पढ़ रहे हैं, उनके पास ये भी नहीं है, तो अपना फोन भी यूज कर सकते हो। जब मेरे पे स्टार्टिंग में भी कोई नहीं था, तो मैंने लेक्चर्स को सिर्फ रिकॉर्ड कर करके लोगों को वॉइस नोट भेजे, जी। जबरदस्ती भेजे मैंने, कि क्यों, ताकि जब मैं कभी ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं उसको एटलीस्ट कान में ला के सुन सकूँ, क्योंकि ये मैंने बोला है, जी। मुझे जल्दी याद होगा मेरी भाषा का। और हमेशा जो भी आप लैंग्वेज यूज करो अपने नोट्स बनाने के लिए, तो उसको ऐसे बनाओ कि जिसका अर्थ है आप उसको समझ सको। टेक्निकल वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, पर उसका अर्थ आपको समझ में तो आए, समझ में आ जाएगा तो आप अर्थ को निकालने लायक बन जाओगे। तो आपको उसको सरलीकरण करके ही अपने नोट्स बनाने। नोट्स का मुझे लगता है कि मतलब यही होता है कि आपको जो समझ में हेल्प आए, करे आपको, सही बात ताकि है। आपको बाद में पढ़ने में दिक्कत ना हो। अब हमने लिख तो लिया योग दर्शन का जैसे अभी अर्थ है, आपने उसको एज इट इज लिख दिया कि जी यहाँ से योग शास्त्र का अधिकार प्रारंभ होता है। आप समझ ही नहीं पा रहे उसको कि कैसे अधिकार प्रारंभ है, क्या नहीं। तो जो आपको अर्थ समझ में आया, जो क्लास के दौरान या अपने लेक्चर्स के दौरान जो भी आपको अर्थ समझ आया, उस अर्थ को वहाँ पे निहित करो, ठीक बात ताकि मैं जितनी बार पढूं उस अर्थ, अरे यार ये तो मैंने ये लिखा था, ये तो मुझे पता है। अब वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना। अब वहाँ हमने टेक्निकल वर्ड लिखा होता है, वो टेक्निकल वर्ड ही अटक रहा होता है, तो हमको लगता है ये हमसे याद नहीं हो रहा है। तो उसको थोड़ा सा सरलीकरण करके मुझे लगता है कि बच्चे को करना चाहिए, जिसको भी ये एग्जाम अचीव करना है। और रिवीजन का फिर जैसे आपने कहा कि जो भी हम काम कर रहे हैं, हाँ जी, हम कोई दिनचर्या कर रहे हैं या हम भोजन बना रहे हैं, तो उस समय को भी हमें यूज करना चाहिए। लेकिन कुछ विद्यार्थियों से मेरी बात होती है कि सर उस समय हम नहीं कर पाते, जी तो एक ये उनका विचार है या वो कर नहीं सकते। सर मुझे लगता है कि किसी भी चीज को बोलने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमने उसका अभ्यास कितना किया। जजमेंट जल्दी ना करें। हाँ, एक दिन करके एक देखा, बार, 2 बार। सर मैं मतलब बिल्कुल बेसिक चीज बताता हूँ। कितने लोग होते हैं सर खाना बनाते हुए गाने सुनते हैं, गाने की लाइन भी याद हो जाती है, तो कैसे, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है। सही बात है। तो वो कैसे हुआ, हमने थोड़ी कि उसके साथ साथ कि मैं पीछे करके दोबारा सुनता हूँ गाना, ऐसा नहीं होता कभी। वो चल रहा है, हम इंजॉय कर रहे हैं। तो जब आप लयबद्ध रहोगे चीजों के साथ, तो मुझे लगता है कि आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मान लो कि केवल रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो साउंड में रिकॉर्डिंग कर लो अपनी बढ़िया, जो आपको सुनने में अच्छी लगती हो, और उसको चला लो, उसी को रिपीट करते रहो। अब कम से कम टाइम तो यूटिलाइज हो रहा है, रिवीजन कुछ तो संस्कार जा ही रहे। यहाँ पे सर दोनों काम एक साथ हो जाएंगे बच्चे के। एक काम तो ये हो जाएगा कि उसने अपने मुंह से बोल के निकाल दिया उस कॉन्सेप्ट को, तो वहां पे कंफर्मेशन आ जाएगी। दूसरा, जब उसको रिवीजन करना है, जब वो वैसे व्यस्त है, तो उसको सुन के भी कर सकता है, अपनी बातों को सुन सकते हैं कि मैंने क्या बोला। एक तो ये सेपरेट टाइम निकालो, मिलेगा तब रिवीजन करेंगे, उसका सेपरेट टाइम मिलने में और 2-3 घंटे लग जाए। सही बात है सर। और फिर दूसरा टॉपिक छूट जाएगा। उन 2-3 घंटे में 5-6 बार उस ऑडियो को सुन सकते हैं। बिल्कुल सर। और लगता है कि अच्छे से याद हो गया कि रिकॉल करना है, तो वैसे रिकॉल कर लो काम करते हुए आपस में। जैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे मैं अपने हर साथ को यही बोलता हूँ, जैसे मैंने इतना पैटर्न देखा, तो जो हम पे सर पहले टाइम था ना, वो अगले 6 महीने में नहीं था एक्चुअल में। ठीक बात है तो 6 महीने, पर जो व्यस्तता मेरी आज है, शायद मैं 10% ही व्यस्त हूँ और 90% अभी फ्री हूँ। वो अगले 6 महीने में नहीं होती सर। मैं शायद 20% व्यस्त हो जाता हूँ, 80% चेंज हो जाता है। तो इसीलिए मैं हर बच्चों के लिए कहूँगा कि अभी आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैं कहाँ पर व्यस्त हूँ, कहाँ पर व्यस्त नहीं हूँ, और ये एक मेरा ऐसा समय है जहाँ पे मैं अचीव कर ही सकता हूँ। तो इस अचीव करने के लिए आप जो भी आपको लगता है कि क्राइटेरिया मुझको टच करना चाहिए, वो आप हर चीज़ टच करने की कोशिश कीजिए। या आपको लगता है आपको अपना स्टडी का जो आर है वो बढ़ाना है, तो आप बढ़ाइए, क्योंकि ये एक टाइम का ही स्ट्रगल है। उसका जैसे सर बोलते हैं कि क्षण भर है वो खुशी, आप अचीव कर लेंगे, फिर वो क्षण भर लेगी, फिर शांत हो जाएगी। तो क्षण भर की खुशी के लिए वो जो 6 महीने का प्रोसेस है, उसको बांध लीजिए कि बस 6 महीने की तो बात है। घड़ी जब आपको उल्टी दिखेगी ना,
अगर आपको ये दिखेगा कि 3 महीने दूर है तो आपको लगेगा बहुत टाइम है। जब मतलब कि बस 3 महीने दूर है तो शायद आपको लगता है कि टाइम पीरियड आपको लगे कम है, बस आने तो वाला है। जैसे हमेशा जब पिछली बार रिवीजन करता कि यार 45 दिन रह गए जी, 40 दिन रह गए, छोटे छोटे टारगेट कर रहे हैं, डेली के टारगेट 3 महीने देख ही क्यों रहे हो कि मुझे इतना इतना अचीव करना है, आज का ये है, तो 2 दिन आपको का वो है, 3 फोकस दिन का करना चाहिए बच्चे को कि हाँ जी। हो सकता है। जी। मतलब जब तक सर हमको नहीं हो रहा था तो शायद हमको भी लगता है कि बड़ी डील है, पर उतने पॉइंट तक ये था कि सस्टेनेबिलिटी इतनी थी नॉलेज की कि इतने तो आ ही जाएंगे। हम फंस कहाँ रहे ठीक हैं, बात। जहाँ फंस रहे हैं बस उस एरिया को देखो। तो जैसे योग में कई यूनिट हैं जी तो एक स्ट्रेटेजी ये हो सकती है योग की कि हम 3-4 यूनिट को साथ लेके चले जी। और थोड़ा थोड़ा समय सबको दें, जी या एक स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि हम 3-4 घंटे एक ही यूनिट को पढ़ें। जी तो क्या आपने क्या फॉलो किया और क्या सुझाव आप रखते हैं कि या व्यक्ति अपने आधार पे अपने हिसाब से चूज कर सकता है? सर बेसिकली होना तो ये चाहिए कि बच्चा अपने आधार पे करे, क्योंकि उसे अपने बारे में ज़्यादा अनुभव है। पर फिर भी यदि कोई बच्चा ये भी नहीं समझ पा रहा है तो आपके भी कुछ अनुभव हैं जो आपने बच्चों को दिए, और जो मुझको लगता है कि हमको क्या करना चाहिए बेसिकली कि पहले तो अपने कॉन्सेप्ट्स यूनिट बाय यूनिट ही कंप्लीट करने चाहिए। जी। जब आपको यूनिट बाय यूनिट कंप्लीट हो गए तो अब जब रिवीजन कर रहे हो तो ऐसा करो कि जैसे मैंने आज यूनिट 2 है मेरे की मुख्य उपनिषद है, मैंने वो किया, तो सर हमको पता है कि बहुत बड़ा डाटा नहीं है, वो भी एक अगर आप कहानी की तरह आपको याद है तो आप एक कहानी की तरह बोल सकते हो। तो वो सर 1 घंटे का ही टाइम है, शायद 1 घंटे में बहुत आराम से हो जाता है। जब हो जाएंगे ना तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं और किस जगह से क्या पढ़ूं। जैसे यूनिट 1 है तो यूनिट 1 को मैंने कभी भी लाइन से नहीं पढ़ा, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो जैसे अगर न्याय दर्शन है उसके 16 प्रमाण है तो वो सर कभी भी चलते फिरते हम याद कर लेंगे। कटमा मतलब चलते रहते बस। तो ऐसा नहीं कि अब मैं उसके लक्ष्य की आज का दिन तो मैं यूनिट 1 को ही दूंगा, ऐसा नहीं। तो उसमें से ये चीज मुझे पता है कि मुझे याद है, तो अब इसको याद है पर इसको पक्का भी करना है। तो उसके लिए मेरा अगर आज के दिन का टास्क कंप्लीट हुआ कि मैंने अपनी यूनिट 2 कंप्लीट कर ली, तो उसके बीच में भी थोड़ा टाइम है, क्या ही थे वो, अच्छा प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्कवाद, तो मतलब एक है कि हम प्रॉपर इंतजार कर रहे हैं कि यूनिट 1 का टाइम आएगा, तो आप बस ऐड ऑन करते रहो। एक है कि भाई मुझे जो आज का डेली का वर्क था पूरा हो गया, या पूरा नहीं भी हुआ, मेरा मन कुछ और करने का गा रहा है या कोई इफेक्ट आ रहा है, तो उस बीच बीच में रिकॉल करते रहो। बिल्कुल सर। तो जितना जितना हम कटमा रिकॉल करेंगे उतना तो पक्का हो ही रहा है। बिल्कुल सर। बाद में जब उसका नंबर आएगा तो फिर जो अलग फैक्ट बच गए उनको ऐड ऑन कर सकते हैं। ये काफी अच्छा रहता है। इसमें मैं काफी सुझाव देता भी बच्चों को कि आप लाइन टू लाइन करने की कोशिश मत करो। मान लो कि घेरण संहिता कर रहे हो या फर्स्ट यूनिट कर रहे हो तो इजी टू हार्ड चले। सही बात है। इजी टू हार्ड चले। और फिर जब रिवीजन भी करते हो तो रिवीजन भी कभी भी ऐसे मत करो कि सीक्वेंस वाइज करो। हाँ जी। रिवीजन में जो भी टॉपिक आपको रैंडमली याद आ रहा है वो रिकॉल करो, फिर जो दूसरा आ रहा है तो ऐसे करके देखेंगे तो 100% था अगर उसमें मैटर तो 60-70% तो आपको याद ही होता है जी सर। लेकिन होता है कि जब हम सीक्वेंस से चल रहे होते हैं, एक पॉइंट है दूसरा नहीं है और हम क्या जजमेंट कर लेते हैं हमें तो आ ही नहीं रहा है, और वहीं से हम उसमें ये भी होता है सर, अगर फ्लो टूट जाता है ना तो बच्चे लगता है मैंने आज कुछ अचीव ही नहीं किया, फिर वो उसी में जहाँ रुका ना वहीं लगा रहता है और अगला जो याद था उसकी रिवीजन छूट जाती है। जहाँ तक वहाँ पे छोड़ दो कोई बात नहीं, शायद आज के दिन में इतना लिखा हुआ था और उसके बाद मुझे और क्या पता है, मैं उसको रिकॉल कर लेता हूँ ना। एटलीस्ट जो पता है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है एक बच्चे को। मतलब वो डिफरेंशिएशन तो मस्ट है। जैसे आपने एक बार थोरोली पढ़ लिया घेरण संहिता को, जी, अब उसको सीक्वेंशियली ना करके आपको फर्स्ट स्टेप ये देना चाहिए कि इसमें से पहले आप अलग करो कि इन 7 अध्यायों में से कितना मैटर आपको तैयार है। हाँ जी। तो जो तैयार है उसकी रिवीजन तो रखो ही रखो, और जो नहीं तैयार है उसको थोड़ा थोड़ा करके कवर करो। ना कि ऐसा करो कि आपने पहला अध्याय रिवाइज किया षटकर्म का, षटकर्म में आपको थोड़ा याद नहीं आ रहा और आपने वहीं छोड़ दिया। बिल्कुल। वहीं छोड़ने से 2 हानि होगी, जो आगे की याद थी उनका रिवीजन भी छूट गया। बिल्कुल सर। 3 दिन 4 दिन बाद वो भी नए हो जाएंगे और एक कॉन्फिडेंस लो हो गया। हाँ, कॉन्फिडेंस भी लो हो गया क्योंकि मुझे तो घेरण संहिता ही नहीं आ रही, हमने उसको ना एकदम से होलिस्टिक लगा दिया। सही बात है। जबकि ऐसा नहीं था, हमें घेरण संहिता में बहुत सारे इफेक्ट इजीली थे या हो सकते थे, बिल्कुल, जो हमारी स्ट्रेटेजी के कारण से छूट जाते हैं। जी बिल्कुल। जैसे सर लास्ट टाइम पे मैंने इस बार मतलब इससे पहले टाइम में मैंने कभी सिद्धांत पत्ति नहीं देखी थी, इस वजह से मैंने उसको भी देख के गया अच्छे से। मतलब मैं एग्जाम से पहले सिद्धांत पत्ति का भी कम से कम 3 बार रिवीजन कर चुका था कि वही कि पहले वाला अगर हमारा पिंड उत्पत्ति, तो पिंड उत्पत्ति में क्या क्या मटेरियल है, पहले तो उसका एक ऐसे ही प्रारूप कि ये मटेरियल तो है। हाँ, मतलब फ्रेमवर्क की जो मैं बोलता हूँ ना कि हेडिंग का फ्रेमवर्क कि किस अध्याय में है क्या, अंदर क्या है, मतलब उसको वो मत जाओ क्या क्या है, बस पहले ये पता कि कितनी चीजें हैं। हाँ, ये पता कि अब उन चीजों में क्या है तो उसको धीरे धीरे ऐड ऑन करो। तो इतना आसान क्वेश्चन रखा था कि देख के भी वो किया जा सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन था इस बार भी।
वैसी जैसे मैंने पिछली बार ग्रहण संहिता में जो पथ्य पथ्य आहार थे वो इतने ज्यादा है कि वो छूटे, और पिछले बार उसी से क्वेश्चन आ रहा था, तो मेरे मन में तो सर था खौफ कि नहीं अगर इस बार भी आ गया तो सर मैंने सारे पत्ते पत्ते को लाइन से याद किए। मैंने लगा ट्रिक बनाने में मुझे समय लगेगा, कोई बात नहीं मैं बनाऊंगा, पर मुझे जैसे याद होता है मैंने कहा कमी नहीं छोड़नी है, सर एक दिन तो लगेगा पर मुझे वो संतुष्टि हुई कि मैंने ये पाठ कर लिया। और वो संतुष्टि के लिए उस ग्रंथ तक काम नहीं करती, जब हमें लगता है कि कोई चीज हमसे पहले याद हो नहीं रही या नहीं समझ में आ रही और हमने कर दी, उससे ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और वो कॉन्फिडेंस अदर जो टॉपिक है उनमें बहुत काम आता है। हाँ जी सर। फिर हम ये कहना कम कर देते हैं ये हार्ड है जी, फिर हम कहते हैं हो जाएगा जी, बिल्कुल ये हो जाएगा। बिल्कुल सर। फिर और भी बहुत हार्ड होंगे ना, फिर उनको भी नहीं कहेंगे हम, मुझे कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा मैं कर लूंगा। डाटा ऐसा ही है सर, उसका याद करने वाला, बस आपने थोड़ा सा एनालाइज कर लिया अच्छे से, तो मुझे लगता है कि जितना मैंने तक पढ़ा है कि योग का सिलेबस अभी भी बहुत वास्ट है नहीं, बहुत कम है। वो अदर सब्जेक्ट देखिए, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग जिन्होंने अदर विषय नहीं देख लगता योग को इतना इफेक्ट है। आप और सब्जेक्ट सबकी तो मैं नहीं जानता हूँ, काफी सब्जेक्ट ऐसे हैं उनके हिसाब से 1/3 भी नहीं है, और इम्पोर्टेंट 5 से 6 यूनिट्स की हाथ में है, बाकी लास्ट की 3 यूनिट तो मुझे लगता है सर लास्ट की 4 यूनिट बहुत छोटी है, कुछ यूनिट्स हैं, और अगर हमें कोई डायरेक्शन मिल जाता है कि हमें ये पढ़ना है तो वो और कम हो जाता है काफी। और टीचिंग वाली तो अपने आप में एक यूनिट है उसमें, वो तो एक बुक आपने देख ली, कुछ भी ना करो रोज आप एक दिन भी एक पेपर भी देखोगे उसका एक पेज देखोगे तब भी आप समझ जाओगे बुक के अंदर। तो जो हमारे विद्यार्थी हैं या श्रोता हैं तो जो गलती करते हैं, मैंने बीच में संकेत किया था, बहुत जल्दी जजमेंटल होते हैं जी, नेगेटिव फॉर्म में, मेरे से ये नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा इमेच्योरिटी का बिहेवियर है, मुझे लगता है कि इसको आपको चेंज करना चाहिए। आप ये देखें कि मैंने कितना एफर्ट दिया है, और कोई भी चीज़ है, ये तो सही बात है कि कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, लेकिन उसको तुरंत मत करो कि अभी कर्म के तो तुरंत अभी JRF मिलना चाहिए। सही बात है। उसमें किसी ने इस बार कर्म किया, इस बार मेहनत की, JRF मिला, तो हम क्या रिलेट करते हैं कि ये JRF इस बार की मेहनत का है जी। उसकी पहले की जो कर्म हुए हैं, किसी को पहले से मैथ आ रहा था, किसी को याद हो रहा था, किसी का मेंटल लेवल का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि वो पढ़ रहा था साथ ही साथ याद हो रहे थे। बिल्कुल। तो पहले की जो भूमिका है वो कितना ज्यादा काम कर रही है अभी प्रेजेंट में वर्क करने के लिए। हमें तो लगता है जी इन्होंने 3-4 महीने दिए, इनका तो हो गया, मैंने तो 1 साल से 1.5 साल से करो, मेरा नहीं हो रहा, मेरे से नहीं होगा। मेंटल लेवल का अंतर है ना, वो उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, उसका रटने का अभ्यास बना हुआ तो उन चीजों को कर सकता है। तो आप दूसरे से इवेल्युएशन ना करें अपना, आपने देखे कि आप और बेटर कर सकते हैं, स्वयं का मूल्यांकन, स्वयं का मूल्यांकन करें कि अभी मैंने 30-40% सीखा इस बार पढ़ के, अब 20% और बढ़ा रहा हूँ, अब 20% बढ़ा रहा हूँ, तो वो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपका वो हो जाएगा। और वो कॉन्फिडेंस जो बढ़ेगा उसके करने में, तो वो कॉन्फिडेंस फिर अदर जो फील्ड है, जो पढ़ाई से अदर भी फील्ड कोई भी हो, देखो अभी एक बहुत नई चीज थी और मैंने मेहनत करके मैंने वो अचीव कर ली, तो मेहनत से अचीव किया जा सकता है। एक तो ये पंक्ति है और एक आपकी अनुभूति है, दोनों में अंतर है। तो अनुभूति आप में आत्मविश्वास लाएगी, पंक्ति पढ़ने से आत्मविश्वास नहीं आता जब तक हमारे अनुभव में नहीं आती वो चीजें। तो इस बात पर आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आप चीजों को जरूर करें। तो अब कोई तैयारी के संदर्भ में जैसे आपने काफी कुछ बताया योग का, फर्स्ट पेपर का, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा कोई हार्ड को लेके तो आप कोई चिंतित नहीं थे क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है जी। तो कोई स्ट्रेटेजी विशेष फर्स्ट पेपर में योग का तो आपने काफी कुछ बताया, अगर आप बताना चाहें कि इस तरह से उसको तैयार किया जा सकता था। पेपर में भी अगर मैं आप लोगों को टेक्निकल बताऊं तो आप अगर देखेंगे ना तो उसमें भी 6 से 7 यूनिट ही ऐसी है जो बहुत डाटा बेस है जी। बाकी मैथ्स आपको पता है कि प्रैक्टिस वाली चीजें वो रोज प्रैक्टिस हो सकती है, तो उसमें भी आप ये मत सोचो यार मैथ्स एक अलग चीज है, नहीं, आप 2-3 क्वेश्चन रोज लगाओ तो आपका वो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम से पहले। सेम DI वो अपना आप यूनिट है, वो कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा दिक्कत तो इसी में मानता है क्योंकि मैं नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड होता है जी। उनको लगता है कि DI मतलब जीवन का सबसे कठिन विषय, मैथ तो सबसे कठिन विषय, वो भी एक जजमेंट है। परंतु सर अब तो मुझे लगता है DI का लेवल भी आसान ही हो गया, काफी सरल है, पर वही है ना, ये मान लो ये कठिन है, कठिन मतलब हमें 100% उसका विषय है तो हमें उसका भी 1% भी नहीं आता है, 2% आता है, लेकिन हम उसको बढ़ा सकते हैं ना, थोड़ा मेहनत करके कि पहली बार पढ़ा 5% आया, दूसरी बार पढ़ा 10% आया, ऐसे करते करते 30, 40, 50 और वो आ जाएगा जी। और एक तो ये हो विकल्प कि हम DI मैथ रीजनिंग छोड़ दें तब JRF हो जाए, तो मेरे ख्याल से अब तो काफी कठिन है, मुश्किल है पहले तो वो तो सब्जेक्ट जनरल की कट ऑफ शायद पहले 70% थी, कैटेगरी वाइज औरों की कम थी, अब तो 77 तक भी चली गई जी।
तो अब ये सोचे कि उसके बिना हो पाए तो ये तो भाग्य के साथ खेलने वाली बात है, तो सर करना वो तो चाहिए। स्कोरिंग पार्ट है सर, उसको तो जी, छोड़ना हाँ, ही नहीं हाँ, है, बस वो जी, सबसे स्कोरिंग पार्ट है। उसके अलावा इससे आपको पता है कि रिसर्च है, जी। तो रिसर्च भी बहुत फैक्चुअल चीज़ें हैं, उसमें आपको ऐसा नहीं कि इधर उधर की बातें पूछेंगे, आपको पता है डाटा तो आप उसको कंपेयर कर सकते। मुझे लगता है कि रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मैथ्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, फैलिसिस हो गया, तो ये चीज़ें ऐसी जो एग्जाम में आती हैं और इंसान बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये वाले सेक्शन तो आपको अच्छे से करने ही चाहिए हर एक बच्चे को। ठीक बात है। अगर आपने इतना कर लिया तो मुझे लगता है कि आप जब बाकी टॉपिक्स को देखोगे आपको लगेगा तो आसान ही है, और इतने से आपके बाकी टॉपिक्स की भी कमांड बन जाएगी अपने आप, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जो आपको हर बार दिखता रहेगा और इसी वजह से अपने कॉन्फिडेंस को भी लूज करते हो। ये बड़े बड़े नंबर हैं सर, ये छोटे नंबर नहीं अपने आप में जो एक साथ आपको अचीव करवा देंगे आपके टारगेट को। जी, जी। जैसे हम भी बहुत टाइम में जब हमने दिया अटेम्प्ट तो हमारा डीआई तो रुक रहा था बहुत लंबा कि हम नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्या चीज़ें, जब किया तो सर हो गया। सब करने से सब हो जाता है, करने से सब हो जाता है, टाइम लगता सर ने हमेशा कहा कि विद्यार्थी जीवन में एक सूत्र तो हमेशा याद रखना है पतंजलि जी का, कि स तो दीर्घकाल निरंतर। तो मैंने मतलब मेरे जीवन में सर वो सूत्र बहुत अहमियत रखता है, और मुझे लगता है कि वो जो अगर दृढ़ भूमि है जो मेरी आज हुई है इन 4 या 8 या 7 अटेम्प्ट के बाद, वो शायद अगर पहले चीज जाती तो शायद मैं थोड़ा लेजी हो जाता और मैं इस ज्ञान को इतना तैयारी भी हमारे आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित होती है। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, कितना हम ग्रैस्प कर पाएंगे, वो हमारी फिजिकल या जो हम मेहनत कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। हमारे अंदर का आत्मविश्वास क्या है, बिल्कुल अंदर के बैरियर है या नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं, 15-16 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन बैरियर्स बने हुए, मुझे लगता है आउटपुट बहुत कम हो जाएगा। और बैरियर्स नहीं है और उत्साह उभर के आ रहा है कि मैं तो कर सकता हूँ, और उसके लिए हम प्रिपेयर है, मेंटली पूरा जागरूक है, तो वो 15 घंटे की जरूरत नहीं पड़ती, उतना ही वर्क हम 5 घंटे 6 घंटे में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप हमारे श्रोताओं को कोई सुझाव देना चाहें, और उससे पहले कि जो भी हमें सफलता प्राप्त हुई है तो उसमें बहुत लोगों का सहयोग रहता है, तो हमारा कर्तव्य होता है उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। तो आपकी सफलता में जो भी सहयोगी रहे हैं तो उनके प्रति एक बार कृतज्ञता। बिल्कुल। तो मेरा जितना भी अभी ये जेआरएफ अचीव हुआ है उसमें कनाड अकेडमी का, हरीश सर का और मैम का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम इन टॉपिक से मतलब बिल्कुल ऐसे थे कि अनविज्ञ ही थे, पर सर की कृपा से और सर के ज्ञान से हम लोग को इन चीज़ के बारे में मिला। उसके अलावा मेरे इतने मित्रगण रहे जिन्होंने मुझे हर एक समय पे मतलब मेरे साथ खड़े रहे कि जब मुझे पढ़ना होता था मैं किसी को भी पकड़ के बोलता था कि पढ़ लो, तो मेरे साथ हमेशा रहता कि हाँ हम पढ़ेंगे आपके साथ। तो उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी माता पिता जी का तो हमेशा से है ही, जिन्होंने इतना भी छूट दे रखा है कि आप जाइए पढ़िए। और बाकी तो मुझे लगता है कि इतना आप हर एक विद्यार्थी याद रखिए कि आप एक पॉइंट पे खड़े हैं और एक मंजिल है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि कब अचीव होगी, बस आप चलते रहिए। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बस अब शायद 20 कदम ही रह गया, 10 कदम ही रह गए। तो अगर आप रुक गए तो वो मंजिल वहीं छूट जाएगी, पर आप थोड़े थोड़े स्टेप लेके भी चलेंगे तो आज नहीं तो कल आप उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे। और एज एन योग के विद्यार्थी योग की हर एक बात को इम्प्लीमेंट करके देखना पहला हमारा कर्तव्य है कि ये चीज़ हो पा रही कि नहीं हो पा रही। अगर निरंतर अभ्यास से हम अपनी भूमि को दृढ़ बना सकते हैं तो ये चीज़ देखना भी आपका काम है कि मैं कितना निरंतर अभ्यास करूँ। जी। तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सब मिलके एक दूसरे के लक्ष्य को पूरा कर पा रहे हैं। और फिर से बहुत सारी बधाइयाँ सौरभ जी को, इनका जेआरएफ हुआ, और आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि योग विषय को अपने जीवन में भी आत्मसात करें और लोगों को भी इसके बारे में प्रेरित करें कि वे भी योग विषय से अपने जीवन को सुखी बनाएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। ज़्यादा लंबा हो गया क्या?